हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आ गए अपने अगली क्लास में। और ये है दोलन सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा हो चुका है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लें एक बार ज़रा। यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है इन्होंने, उस चित्र को देखें। ये चित्र कुछ इस तरीके से बना हुआ है और दो चित्र इन्होंने बना रखे हैं बेसिकली। इसमें तो बल्कि ये है ही नहीं, सीधा ये वाली चीज़ नहीं है ना। कुछ इस तरीके से जो बना रखे हैं ऐसे। द्रव्यमान m, और यहाँ पर इन्होंने बल लगा के दिखाया हुआ है F और F, और जोड़ रखा है एक स्प्रिंग से। यहाँ पर इन्होंने एक दीवार है और ये आपका कोई तल है, घर्षण रहित तल है ना, घर्षण रहित तल। और इसमें स्प्रिंग को जो है इन्होंने यहाँ लगा के यहाँ द्रव्यमान को लगा रखा है और कोई बल यूँ इस पर लगाया हुआ है। और ये कुछ इस तरीके से जो है इन्होंने ये ब्लॉक जो है, गुटके जिसे हम कह सकते हैं, या वस्तु जो हम कह सकते हैं, वो बना रखी है। इसको इन्होंने कहा है चित्र ए और इसको कहा है चित्र बी। ओके, ये सवाल इस तरीके से बना हुआ है। अब सवाल में क्या है, क्या पूछा गया है, इस पर विचार करेंगे। चित्र 1427 ए में के बल स्थिरांक की किसी कमानी के एक सिरे को किसी दूसरे दृढ़ आधार से जकड़ा तथा दूसरे मुक्त सिरे से एक द्रव्यमान m जुड़ा दर्शाया गया है। कमानी के मुख्य सिरे पर बल F आरोपित करने से कमानी तन जाती है। चित्र बी में उसी कमानी के दोनों मुक्त सिरों से द्रव्यमान m जुड़ा दर्शाया गया है। कमानी के दोनों सिरों को चित्र इतने इतने में समान बल द्वारा तनित किया गया है। यानी यहाँ पर ये सोचने की बात है कि भाई इस तरफ से बांध रखा है इसको, देखिए यहाँ स्प्रिंग को, कमानी को यहाँ से बांध रखा है और बल लगा रखा है ना। और यहाँ बांधने के बजाय बल लगा रखा है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक बल लगा हुआ है, जैसे यहाँ बल लगा हुआ है समान रूप से बल लगा हुआ है। यानी इसको एक बल द्वारा रोक दिया गया। तो जब इसको एक बल द्वारा, बराबर बल द्वारा रोक दिया गया है, तो यानी यहाँ पर इस जगह पर ये दीवार जैसे काम करेगा। जैसे यहाँ पे कोई दीवार हो, जैसे ये देखो यहाँ से भी तो है ना, तो बल तो पूरे में फैल जाएगा ना। भाई बल क्या बनेगा, इसमें तनाव बन जाएगा, इसमें टेंशन के बराबर बन जाएगा। तो टेंशन मान लो यहाँ भी टेंशन T आ गई, यहाँ भी टेंशन T आ गई, दोनों तरफ से टेंशन है। अच्छा, टेंशन की डायरेक्शन इस तरह से होती है, एक दूसरे की तरफ होती है ना, अगर तनाव की बात करें तो वही कहानी यहाँ भी हो जाएगी ऐसे, और इधर से देखें तो ऐसे, टेंशन दोनों तरफ से बराबर हो जाएगी, यहाँ पे भी वही हो जाएगा। तो कुल मिला के अब ये कुछ सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं देखें जरा। दोनों प्रकरणों में कमानी का अधिकतम विस्तार क्या है। पहला सवाल इन्होंने पूछा है कि दोनों प्रकरणों में अधिकतम विस्तार क्या है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसमें विस्तार x0 है और इसमें भी विस्तार x0 है, तो दोनों ही केस में जो तनाव है, जो बल है, जो स्प्रिंग में पहुंच रहा है, वो समान है और वो F के बराबर है। यहाँ से हमने खींचा F के बराबर, तो यहाँ F आ जाएगा अपने आप, बल यहाँ से रोक लेगा इसको। यहाँ पर भी वही कहानी हुई कि हमने यहाँ दीवार तो नहीं लगाई लेकिन बल लगा लिया F, तो बल F यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला बल इसको खींच लेगा। मतलब यही एक बल। तो जो काम यहाँ दीवार कर रही है उस काम को यहाँ ये बल कर रहा है F। मतलब ये क्रिया हो गई, तो दीवार ने प्रतिक्रिया लगा ली। सीधी सी बात यह है, अगर दीवार नहीं होगी तो स्प्रिंग खींचेगा ही नहीं फिर। अच्छा,
यहाँ दीवार नहीं है तो प्रतिक्रिया के रूप में इस बल के बराबर ही बल दे दिया गया, पकड़ लिया गया तो बल अपने आप लग जाएगा। तो यहाँ बल लगाया गया, यहाँ दीवार से लग गया, बात समान है। तो दोनों प्रकरणों में, यानी पहला सवाल जो इन्होंने पूछा है, दोनों प्रकरणों में विस्तार समान है, ये बात तो क्लियर हो गई। और है कितना, तो लगा लेते हैं बल नियतांक के एक्स नॉट बराबर एफ। तो एक्स नॉट जो है एफ बटे के है, और ये हम लिखा करते हैं मीटर में। ये हो गया पहले का उत्तर। अब जरा दूसरा जो इसका विकल्प है उसको ठीक से पढ़ो एक बार। दूसरा जो विकल्प इन्होंने दिया है उसको ठीक से एक बार पढ़ो, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है जो समझना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि ए बी में लिखा है, यदि ए का द्रव्यमान तथा बी के दोनों द्रव्यमान को मुक्त छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रकरण में दोलन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पर आकर बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर एक स्प्रिंग है, एक द्रव्यमान है, और चलने के लिए एक ही द्रव्यमान जो है वो मुक्त है। तो यहाँ पर जो स्थिति होती है, ऐसे इसको यूँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रकरण ए, और यहाँ पे लिख लेते हैं प्रकरण बी, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर जो बल है वो है F बराबर माइनस के एक्स, यानी एक ही, अगर इसको कुछ खींच लें हम, थोड़ा सा खींच के छोड़ दें, ये स्थिति मान लीजिए कुछ खिंची हुई स्थिति है, एक्स नॉट खिंचा हुआ है, ये इसमें खिंचाव जो आया है वो एक्स नॉट है। तो इसकी अपनी लंबाई तो ज़्यादा होगी। ये जो लिखा हुआ है ये एक्स नॉट, ये खिंचाव है, ये एक्सटेंशन है। कई बार बच्चे सोच लेते हैं सर ये तो पूरी इतनी लंबाई एक्स नॉट है। नहीं, जितना खिंचा है वो एक्स नॉट है। यहाँ पे पहले हो सकता है इतना हो, ये इसकी मूल लंबाई इतनी है मान लीजिए, तो इतना खिंचा हुआ, तो लिखना तो चाहिए कि भाई यहाँ एक्स नॉट है, लेकिन हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया, इसमें खिंचाव जो है एक्स नॉट है। तो अब मान लीजिए कि इसकी मूल स्थिति यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक्स 0 है और यहाँ पर कोई एक्स है, ऐसे मान लिया हमने। तो बल जो है लगा हुआ है, तो स्प्रिंग का बल उल्टा लगेगा, इस तरफ को लगेगा, वो क्या होगा, माइनस के एक्स। और होना कितना चाहिए सरल आवर्त गति में, ये होना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये माइनस में, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स त्वरण होता है सरल आवर्त गति में, या दोलन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें। तो माइनस के एक्स, तो यहाँ से जो आवर्त काल है या दोलन काल है वो आपको पता चलेगा। तो ये एक्स हटा लेते हैं और ये माइनस भी हटा देते हैं, तो m ओमेगा स्क्वायर के हो गया। तो ये आप जानते ही हैं कि ये चीज़ इस तरीके से आती है, k बाई एम ऐसे, और जो काल है दोलन काल या आवर्त काल वो आता है m अपॉन k, मतलब अकेला स्प्रिंग जब है। अब दूसरी स्थिति आ गई जहाँ सोचने की बात है, वो है ये वाला प्रकरण, यानी इसमें कुछ इन्होंने खींचा, यहाँ पर भी इस एक्स को हटा देते हैं, कुछ खींचा इसको और छोड़ दिया। तो जब छोड़ा है, मुक्त छोड़ देने पर, खींच के मुक्त जब छोड़ा है, प्रकरण बी में क्या किया, दोनों द्रव्यमान जो है वो चलने के लिए स्वतंत्र हो गए। तो ऐसे में क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र विराम अवस्था में रहता है या विरामावस्था में रहता है। इस बात को समझना पड़ेगा, कंसेप्ट है ये, क्योंकि ये कंपटीशन में बहुत आ जाता है। इसको समझना पड़ेगा क्यों रहता है, क्योंकि बाह्य बल शून्य हो जाता है या होता है जब निकाय को छोड़ दिया जाता है, यानी जब निकाय पे से बाह्य बल हटा लिया जाता है। अब मान लीजिए दोनों बाह्य बल अभी लगा रखे हैं हमने,
मेरा ध्यान से सोचिए, हमने इसको खींच रखा, खींचा पहले थोड़ा सा ना, मतलब यहाँ था तो यहाँ से यहाँ तक खींचा, हमने छोड़ दिया इसको, तो बाहर से बल तो लगा नहीं है, तो जो बल अंदर स्प्रिंग में है वही आपस में क्रिया प्रतिक्रिया बल बन जाते हैं। तो एक मान लीजिए इधर को चलता है तो दूसरा इधर को चलता है, ऐसी गति हो जाती है ना। फिर स्प्रिंग दब जाता है, फिर खुल जाता है, फिर दब जाता है, फिर खुल जाता है। तो द्रव्यमान केंद्र जो है नहीं चलता, क्योंकि निकाय पर बाहर से लगा हुआ बल, सुन लें। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्प्रिंग का जो बिल्कुल बीच का पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ये वाला, ये हम मान लेते हैं कि ये विराम अवस्था में रहता है, विरामावस्था। क्यों? क्योंकि ये हम मान लेते हैं कि ये द्रव्यमान केंद्र है, ये सी है, ये बिंदु मान लीजिए, सी मान लिया मैंने द्रव्यमान केंद्र है। तो इसका मतलब हो गया द्रव्यमान केंद्र से जो इधर गति हो रही है, इसका आना जाना हो रहा है, वो हालत अपने तरीके से हो रहा है, इसका हो रहा है वो अपने तरीके से हो रहा है, और दोनों तरफ की परिस्थितियाँ समान हैं। अब इसमें नियम ये कह रहा है कि अगर स्प्रिंग को आधा काट दिया जाए तो उसका स्प्रिंग नियतांक 2 गुना हो जाता है। क्योंकि स्प्रिंग में मान लीजिए किसी स्प्रिंग की लंबाई L है, काट के 2 स्प्रिंग बना दें हम उसके, तो एक एक का जो बनेगा वो डबल हो जाएगा। स्प्रिंग में KL कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग को काटने पर क्या होता है, मान लीजिए इस पूरे स्प्रिंग की जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरे स्प्रिंग की लंबाई है ना, वो मान लीजिए L है, स्प्रिंग नियतांक K है। अब ये वाली जो चीज़ आ गई, ये मान लीजिए K डैश हो गया आधा, ये वाला लंबाई कितनी हो गई L/2, तो K डैश जो आया वो 2K हो गया, यानी स्प्रिंग को बीच में से काट दिया तो 2 स्प्रिंग बन गए, और दोनों में से एक का स्प्रिंग नियतांक या स्थिरांक जो है वो डबल हो गया। तो कभी भी स्प्रिंग काटें, उसके टुकड़े करें अगर हम, तो हमें इस नियम का ध्यान रखना चाहिए कि स्प्रिंग स्थिरांक और लंबाई है ना, ये अचर होता है। तो पहले पूरी लंबाई को क्या मान लिया स्प्रिंग की, हमने L मान लिया, पहले का स्थिरांक क्या है K है, अब ये लंबाई कितनी रह गई आधे वाले की L/2, तो स्थिरांक कितना मान लिया K डैश। तो अब यहाँ द्रव्यमान केंद्र जहाँ मेरी उंगली या मेरी चौक रखी है, देखो ये पॉइंट स्थिर है, तो ये इधर चलेगा। तो इधर वाले हिस्से का अगर हम देखें तो बल स्थिरांक 2K है, तो गति इसमें 2K के हिसाब से हो रही है, जैसी गति इधर हो रही है वैसी गति इधर भी हो रही है, तो दोलन काल या आवर्त काल निकल जाएगा। तो कितना हो गया आवर्त काल, इसमें हो गया 2π वर्गमूल m/2K। K के बजाय क्या लग गया 2K लग गया, क्योंकि जितना इसका होगा आवर्तकाल, ऐसा तो है नहीं कि दोनों का जोड़ देंगे हम क्योंकि जितना इसका होगा इधर वाले का, इतना ही दूसरी तरफ वाले का भी होगा, बात तो एक ही है, चलेंगे दोनों। तो कुल मिला के ये कंसेप्ट है इसके अंदर कि स्प्रिंग जो है, अगर अब इसमें इसका जनरलाइजेशन करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन का हम जनरलाइजेशन करते हैं। अगर हम इन दोनों द्रव्यमानों को अलग अलग मान लें तो ये आवर्तकाल या दोलन काल कैसा होगा, वो इस सवाल से अलग एक सवाल है। फिलहाल ये दोनों तुम्हारे उत्तर आई गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो और ये तो पुरानी जो कहानी तुमने पढ़ रखी है सरल आवर्त गति में, उसमें भी हो जाने हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। अब मैं जो जनरलाइजेशन करूँगा वो मैं कंपटीशन लेवल के लिए करूँगा, यानी थोड़ा ऊपर जाने के लिए करूँगा, ताकि ये चीज़ें अच्छे से हमारे माइंड में बैठ जाए। तो यहाँ पे हमने सोच लिया कि भाई द्रव्यमान बराबर हैं, तो द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीच में है, तो स्प्रिंग आधा आधा कट गया, तो एक का जो स्थिरांक है वो 2 गुना हो गया, तो हमने उठा के फार्मूले में डायरेक्ट पुट कर दिया। अब द्रव्यमान अगर अलग अलग हैं, भिन्न हैं, m1 m2 हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम इसको दोबारा बनाएं, है ना, तो फिर ये चीज़ कैसी बनती है और इसका डेरिवेशन कैसे होता है, उस चीज़ को फाइनल हमें करना है। ठीक है, तो इसी सवाल पे जोड़ लेते हैं उस चीज़ को और यहीं पे उसे फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमें फाइनल तो करना ही है।
यहाँ नहीं करेंगे तो कंपटीशन वाले सेक्शन में करना पड़ेगा, जे नीट वाले में, और जो जहाँ हो जाए वही फ़ायदा है, यहीं का यहीं पढ़ लो इसको, हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले इन दोनों द्रव्यमानों को अलग अलग करके बना दिया जाए। भाई ये मान लिया M2 और ये मान लिया M1। और ये मान लिया तुमने कोई घर्षण रहित तल, और मान लेते हैं कि यहाँ x बराबर 0 है और ये द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र है, यानी ये पॉइंट C है। और इन दोनों को हम खींच के छोड़ने वाले हैं, यानी हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को खींच के छोड़ने वाले हैं। हमने इन्हें एक स्प्रिंग से जोड़ रखा है। स्प्रिंग की जो लंबाई है पूरी वो L है, स्प्रिंग का जो पूरा कांस्टेंट है वो K है। इस कंप्लीट स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो K है। तो द्रव्यमान केंद्र में गति नहीं होनी है, तो हम मान लेते हैं इधर का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इधर का K2 है। ये हमने मान लिया, इधर वाले का या इधर वाले का, कोई भी। अब जब हम खींच के छोड़ते हैं, द्रव्यमान केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जब खींच के हमने इसे छोड़ दिया तो बाह्य बल इस पर शून्य हो गया। तो यानी ये जो पॉइंट है, द्रव्यमान केंद्र पे जो पॉइंट है, ये बिल्कुल विराम अवस्था में रहता है। तो इस वाले की गति इधर अपने तरीके से होती रहती है, इस वाले की इधर अपने तरीके से होती रहती है। दोनों के जो दोलन काल हैं वो एक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले खींचेंगे, दूर जाएंगे, फिर पास आ जाएंगे, फिर खींचेंगे, तो कुल मिला के दोलन काल एक ही होता है। चाहे आप इधर से निकाल लें, उसको M2 पे लगा के निकाल लें, K2 के हिसाब से निकाल लें, चाहे M1 और K1 के हिसाब से निकाल लें, रहेगा वो एक ही। ठीक। तो अब हम क्या करते हैं कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, कहाँ पड़ेगा, हम पहले वो निकाल लेते हैं, और स्प्रिंग का जो K1 K2 है वो हम निकाल देते हैं। ठीक। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो लंबाई है ये L1 है और ये लंबाई जो है वो L2 है। तो हम कह रहे हैं कि L1 प्लस L2 ये पूरी लंबाई L है, यानी पूरा जो स्प्रिंग है उसकी लंबाई L है, और स्प्रिंग का पूरा जो नियतांक है वो K है ना। पूरा कंप्लीट स्प्रिंग है, उसका बल नियतांक है वो K है। तो C की जो पोजीशन है, जो L1 है, वो कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ी देर के लिए द्रव्यमान का जो फॉर्मूला है, द्रव्यमान केंद्र लगाने वाला, अगर हम उसके हिसाब से देख लें तो ये लंबाई M1 कहाँ मान लें, M1 को मान लेते हैं 0 पे, M2 को मान लेते हैं L पे, ये पूरी जो लंबाई है देखो L है, और नीचे लगा देते हैं M1 प्लस M2, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास L1। द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, M1x1 प्लस M2x2 बटे M1 प्लस M2। तो हमने द्रव्यमान केंद्र में क्या माना, ये 0 पे है, तो ये पूरा ये L पे चला जाएगा। हालांकि वो x इक्वल टू 0 मान रखा है, वो एक अलग चीज़ है। अब जब द्रव्यमान केंद्र में L1 हम निकालना चाहते हैं तो हमने मान लिया कि भाई ये 0 पे है, ये L पे है, तो ये L1 हमारे पास आ चुका है। अब ये L1 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये आई M2L M1 प्लस M2, ये आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि हमें K1 मिल जाए, तो हम कह रहे हैं KL कांस्टेंट है, तो पूरा स्प्रिंग बल नियतांक क्या है, स्प्रिंग का K, पूरी लंबाई क्या है L, K1, और ये L1 क्या है, इसका कितना स्प्रिंग या बल नियतांक है K1, और ये लंबाई क्या है L1, तो ये L1 है। तो ये तो काम करेगा। KL नियतांक हो गया, देखिए पूरा स्प्रिंग का पूरी लंबाई, K1 उस छोटे वाले हिस्से का वो लंबाई, है ना। तो अब KL K1 ये हो गया M2L M1 प्लस M2, ऐसा हो गया मामला। तो ये जो L है
ये वाला, इसे काट लेते हैं। तो K1 की वैल्यू आ गई M1 प्लस M2 K, और नीचे आ गया M2। ये K1 की वैल्यू आ गई। अब M1 का दोलनकाल, M1 का दोलनकाल T 2 पाई M1 बटे ये पूरी वैल्यू K1। अब इसको पहले मैं K1 लिख दूँ, बाद में वैल्यू डाल दूँगा। M1 कितना आ रहा है K1, ये आ रहा है देखो M1 प्लस M2 K M2। तो M2 ऊपर चला गया, नीचे हो गया K M1 प्लस M2, ये आ गया, है ना। तो ये किसका निकाला है, M1 का। M2 का भी यही होगा। अगर आप M2 का निकालेंगे, इधर इसका K2 निकालेंगे, K2 निकालने के बाद फिर वैल्यू डालेंगे और निकालेंगे तो यही आएगा। तो कुल मिला के M1 M2 जिस दोलन काल से, या निकाय जिस दोलन काल से दोलन कर रहा है वो ये है। अब इसमें क्या करते हैं, यदि M1 बराबर M2 बराबर M, क्या कर दिया मैंने, M1 और M2 दोनों बराबर हैं और M के बराबर हैं, तो ये T कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई वर्गमूल M अपॉन 2 के। देखो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हम कर चुके हैं भाई, M1 M2 पहले बराबर ही तो थे। तो फॉर्मूले में मैंने क्या किया, M1 M2 को एक दूसरे के बराबर लगा लिया मैंने, और देख लिया कि जो फार्मूला मैंने पहले लगाया था वो इसके साथ संतुष्ट होता है कि नहीं होता। देखो वही आ गया। तो कुल मिला के बढ़िया सवाल है, और क्योंकि अब ये याद भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अब ये याद भी हो जाएगा। ये जो वैल्यू लगी होती है M1 M2 M1 प्लस M2 M1 M2 M1 प्लस M2, जो ये लगा है ये पूरा, इसे बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, घटा हुआ द्रव्यमान या निकाय का प्रभावी द्रव्यमान, रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस बोलते हैं जो घट के रह गया। वास्तव में ये M/2 नहीं बच गया, देखो 2 के हो गया ना नीचे। तो ये बोलने का तरीका है, कहने का तरीका है। क्या कहते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं, कोई पूछता नहीं है। हुआ कैसे, पूरा मेथड एक बार अच्छे से क्लियर कर लें। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। शाबाश, हो गया 13 नंबर, और 13 नंबर का पूरा फुल कंप्लीट प्रोसीजर जो है, पूरा मेथड हमने इसको डन कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 14, किसी रेलगाड़ी के इंजन के सिलेंडर हेड में पिस्टन का स्ट्रोक आयाम का 2 गुना। तो आयाम का 2 गुना दिया हुआ है, आयाम को क्या कह लें 2a, और ये दिया हुआ है 1 मीटर 1.0 मीटर। तो आयाम जो आ रहा है 0.5 मीटर हो गया आयाम। यदि पिस्टन 200 रेडियन पर मिनट की कोणीय आवृत्ति से सरल आवर्त गति करता है, तो कोणीय आवृत्ति ये होती है ओमेगा, ये है 200 रेडियन पर मिनट। मात्रक का ध्यान रखेंगे, रेडियन पर सेकंड है या रेडियन पर मिनट है, इस बात को ठीक से देखेंगे, क्योंकि जब उत्तर निकालेंगे तो फिर बाद में इसको अदलना बदलना भी पड़ सकता है। अधिकतम चाल कितनी है, तो सरल आवर्त गति में अधिकतम चाल कितनी होती है? अधिकतम चाल कितनी होती है, फार्मूले से आ जाती है, कोई ख़ास बात नहीं है। वी मैक्सिमम, वी मैक्स ये होती है ए ओमेगा। इसका फार्मूला होता है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी वगैरह वगैरह लगा के
जब डिराइव करते थे तो अधिकतम मान इसका ही आता है। तो ए का मान कितना है, इसे मान लेते हैं 1/2, ओमेगा है 200, है ना। तो ये हो गई मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट में आएगी ये हो जाएगी 100 मीटर पर मिनट। मीटर पर सेकंड में नहीं आएगी, ये ध्यान देने की बात है। अगर मीटर पर सेकंड में निकालना है तो इसको 60 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से, इसको मिनट के सेकंड बनाएंगे ना, तो ये उत्तर मीटर पर मिनट में आपको मिल जाएगा। हो गया। चलिए अब आया चंद्रमा के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण। अगला सवाल पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए 14-15। चंद्रमा के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण, इसे मान लेते हैं जी, चंद्रमा के पृष्ठ पर 1.7 और पृथ्वी पे कितना होता है, ये 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण है। यदि किसी सरल लोलक का पृथ्वी पर पृष्ठ पर आवर्तकाल इतना इतना है, पृथ्वी के पृष्ठ पे, तो टी ई मान लेते हैं, ये है 3.5 सेकंड, 5 सेकंड। चंद्रमा के पृष्ठ पे कितना है ये पता नहीं है, ये कहानी। ध्यान रहे, इस तरह का सवाल इम्पोर्टेंट सवाल होता है, इम्पोर्टेंट सवाल होता है। आवर्तकालों में तुलना द्रव्यमान के आधार पर करनी, स्प्रिंग वगैरह में, या फिर लंबाई के आधार पर करनी सरल लोलक में, या गुरुत्व त्वरण के आधार पर करनी, है ना। जिन जिन चीज़ों पर दोलनकाल निर्भर करते हैं उनके आधार पर करनी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है। जैसे किसी भी दोलनकाल या किसी भी आवर्तकाल के फॉर्मूले में जो भी पद आए हैं उनके परिवर्तन पर विचार अवश्य करें कि वो चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदल सकती हैं। तो इन्होंने कहा चंद्रमा के पृष्ठ पर आवर्तकाल कितना होगा, ठीक। तो बेसिक फॉर्मूला जो है आवर्तकाल का वो है टी 2π L/g मून, तो ये मून वाला हो गया ये लो। और पृथ्वी पे पृष्ठ पे कितना होता है 2π L/ge, ये पृथ्वी के पृष्ठ पे हो गया, है ना। तो भाग कर लें, टी मून, टी पृथ्वी के पृष्ठ पर, और ये वर्गमूल में, देखो ये ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर रखेंगे इसको नीचे रखेंगे, एल कट जाएगा, तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, जी अर्थ और जी मून, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। मैंने इसको टी मून के नीचे ये लिख दिया, तो 2π कट गया, देखो एल कट गया, जी मून आ गया, ये घूम के बटे में आया ना, वर्गमूल में ऊपर चला गया, तो ऐसा बन गया ये। तो टी मून यहाँ से निकालते हैं, वैल्यू रखते हैं टी मून, तो कुछ जो चीज़ें दे रखी हैं वो लगा लेते हैं। देखो ये 3 5 है तो इसे गुणा कर लेते हैं इधर ला के। चलिए, तो टी मून जो है वो आ रहा है 3.5, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा वर्गमूल में, 9.8 और 1.7, ये आ गया। तो ये मान जो आ रहा है टी मून, इसको यहीं पे फाइनल करके लिख देता हूँ मैं, ये हल करना है और इसको देख के आपको फाइनल करना है कि ये उत्तर इतना आता है, क्योंकि वर्गमूल जो करेंगे तो यहाँ समय हमें लग जाएगा। 8.4 सेकंड ये है उत्तर। इसको पूरा हल करेंगे, समझेंगे, वर्गमूल करके देखेंगे। चलिए 15 हो गया, आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं।
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये सवाल में सवाल है। तो पहला सवाल क्या है इसका, ए वाला भाग क्या कह रहा है इसका, जरा ए को देखें पहले। किसी कण की सरल आवर्त गति का आवर्तकाल का मान उस कण के द्रव्यमान तथा बल स्थिरांक पर निर्भर करता है। कोई सरल लोलक सन्निकट सरल आवर्त गति करता है, तब फिर किसी लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर क्यों नहीं करता, है ना। तो सरल लोलक में क्या लिखते हैं, सरल लोलक में द्रव्यमान का पद बल में आने के कारण निरस्त हो जाता है। जबकि स्प्रिंग में बल F बराबर -kx में द्रव्यमान का पद न होने के कारण निरस्त नहीं होता है। तो बात समझ में आ गई। क्योंकि सरल लोलक में क्या होता है, बल होता है mg, और mg का कोई घटक या mg ma से संतुष्ट होता है। तो m तो हट गया, लेकिन यहाँ ये जो -kx है ये ma से संतुष्ट होगा या ma के बराबर होगा। तो दोनों तरफ m तो आया नहीं है, तो m कटेगा नहीं इस केस में। मतलब दोनों तरफ m आ गया, ma में तो m है ही, mg साइन थीटा या mg थीटा में भी m है सरल लोलक के मामले में, तो m हट गया, है ना। तो वहाँ नहीं आता है वो पद। चलिए बी में क्या कहा, किसी सरल लोलक की गति छोटे कण के सभी दोलनों के लिए सन्निकट सरल आवर्त गति होती है। बड़े कोणों के दोलनों के लिए एक दृढ़ गूढ़ विश्लेषण यह दर्शाता है कि t का मान 2π/L/g 2π√L/g से अधिक होता है। इस परिणाम को समझने के लिए किसी गुणात्मक कारण का चिंतन कीजिए। तो ये कह रहे हैं कि कारण बताइए, अगर सरल लोलक है मान लीजिए ऐसे, अगर इस कोण को बड़ा कर दें, थीटा का मान बड़ा कर दें, सरल लोलक की गति हो रही है मान लीजिए ऐसे, तो आवर्तकाल जो होना चाहिए छोटे कोण के लिए 2π√L/g, जहाँ थीटा कम है, और t बड़ा है 2π√L/g से, यदि थीटा अधिक है। यही तो कहना चाह रहे हैं ये देखो भाई, अगर थीटा अधिक हो जाता है तो ये जो दोलन काल बनेगा वो इससे अधिक हो जाएगा। तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि साइन थीटा, यहाँ पे अगर हम देखें ये होता है mg कॉस थीटा, और इस दिशा में जो घटक होता है वो होता है mg साइन थीटा, है ना। तो mg साइन थीटा, जबकि यहाँ पे जो कहानी है सीधा एक बल है नीचे की तरफ mg, है ना, सीधा एक बल mg है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बल का जो प्रभाव है, बल का जो घटक है वो mg साइन थीटा, पहले कितना है mg है, पूरा mg है लंबवत बल। अब गति की दिशा में यहाँ बल 0 है, अब लंबवत बल जो है कितना है mg कॉस थीटा है। तो जाहिर सी बात है कि ये बल अधिकतम जो मान होता है इनका, इन बलों का अधिकतम जो मान होता है वो mg होता है। ये कब होता है mg, जब थीटा 90 हो। तो यहाँ पे क्या है, थीटा 0 है, तो mg गति की दिशा में mg नहीं है, mg थीटा है,
थोड़ा सा कोण बना दूँ अगर, अगर ये कोण बहुत छोटा होगा तो गति की दिशा में कोण कितना होगा, mg थीटा, क्योंकि छोटे कोण पे मान साइन थीटा की जगह पे क्या लिख लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। लेकिन जब कोण बड़ा होगा तो फिर थीटा नहीं मान सकते, फिर साइन थीटा मानेंगे। तो साइन थीटा जब रखते चलेंगे तो मान कम होता जाएगा। मान अगर कम हो गया, त्वरण अगर कम हो गया तो दोलन काल बढ़ जाएगा। ठीक, तो गति की दिशा में प्रभावी बल का मान या गति की दिशा में बल का मान कम हो जाने के कारण दोलन काल बढ़ जाता है जब कोण बड़ा होता है। ठीक, तो क्या लिख देंगे कि भाई गति की दिशा में जो बल का मान है या बल का घटक है वो साइन थीटा mg साइन थीटा है, और यहाँ पे क्या है, mg थीटा है। तो mg थीटा का प्रभाव ज़्यादा है, जबकि mg साइन थीटा लगाना शुरू कर देंगे तो वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी, कोण बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में दोलन काल बढ़ जाएगा, यानी त्वरण का मान गिरेगा। अगर त्वरण का मान गति की दिशा में गिरेगा तो दोलन काल बढ़ेगा, ज़्यादा समय लगेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला, तो ये दो हो गए हैं, यानी ए और बी हो गए हैं। अब देखते हैं सी वाला पार्ट जो है, सी पार्ट। कोई व्यक्ति कलाई घड़ी बांधे किसी मीनार की चोटी से गिरता है। बड़ी बात कर दी इन्होंने क्या मुक्त रूप से गिरते समय उसकी घड़ी यथार्थ समय बताएगी? तो इसका मतलब है हाँ, क्योंकि कलाई घड़ी का दोलन काल कमानी पर आधारित है। कमानी पर, इसे कह देते हैं स्प्रिंग, है ना, पर आधारित है। गुरुत्वीय त्वरण जी पर नहीं है, अतः वह सही समय बताएगी। मतलब हाथ में बंधी हुई जो घड़ी है उसका दोलन काल गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर नहीं होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम चलता रहेगा, बंदा मीनार से ज़मीन की तरफ गिरता रहेगा। और ज़मीन पे गिरने से पहले हमने एक जाल लगा रखा है सर्कस वाला, तो ये बंदा उस जाल पे गिर जाएगा, मरेगा नहीं भाई, मरने नहीं देना है। देखो, है ना। शाबाश। अब आ गया डी वाला ऑप्शन, अब आ गया ऑप्शन डी। शाबाश। तो डी में क्या कह रहे हैं, डी वाले को भी पढ़ लें ज़रा एक बार। गुरुत्वीय बल के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते किसी कैबिन में लगे सरल लोलक के दोलन की आवृत्ति क्या होती है? तो जी काम नहीं करता। अगर जी काम नहीं करता है तो आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति को न्यू बोल देते हैं 1/2 पाई वर्गमूल G/L होती है, ये होती है आवृत्ति। यदि जी शून्य है तो न्यू भी शून्य है। तो टी कितना होता है? टी होता है 1 आवृत्ति, तो टी हो जाएगा अनंत। अनंत मतलब एक बार गया तो आएगा ही नहीं। मुक्त रूप से अगर कोई दोलन करने वाली वस्तु गिरती है ना, तो उसमें दोलन काल या आवर्त काल उसका अनंत हो जाता है, क्योंकि जी काम नहीं करता, जी शून्य हो जाता है उसमें। खैर, चारों कंसेप्ट बहुत बढ़िया थे, ईमानदारी से आपने समझे हैं।